दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज जिस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, इन विषयों पे हमने पहले भी बातचीत करी थी। और 11 दिसंबर 2023 को जो आपका यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने सोल्व भी किया है। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी और प्रश्न पत्र जो था वो पूरा सोल्व किया और व्याख्यात्मक हल आपको बताया है। दोस्तों आज जो अभी वाला जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन से प्रश्न जो वो यूजीसी के गलत हैं। ठीक है, इस पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। मैंने पहले भी जब मैं प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करवा रहा था, ठीक है, उसको हल जब मैं करवा रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन से प्रश्न जो चैलेंजिंग हैं या कुछ एक प्रश्न जिन पे थोड़ी सी मिस्टेक्स थी उन पे हमने बातचीत कर ली थी। ठीक है, परंतु कुछ एक विद्यार्थी जो हैं वो बता रहे हैं कि इन प्रश्नों में कन्फ्यूजन है, परंतु मैं उनको जवाब देने की बजाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्नों में इनमें कन्फ्यूजन है और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात, कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने अनुमानित कट ऑफ को देखा था, परंतु मैंने पेपर नहीं देखा था कि पेपर किस तरह का आया था। ठीक है, अगर पेपर की बात की जाए तो दोस्तों पेपर जो था आपका वो ना ही बहुत कठिन था और ना ही बहुत आसान था। ठीक है, तो कट ऑफ पे भी हम आज ही बातचीत कर लेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जो वो जा सकती है। ठीक है, इस पे बातचीत करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने जो वो स्कोर बताया कि हमारे इतने बन रहे हैं सर। ठीक है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाएगी कि आपका कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों जो कन्फ्यूजिंग प्रश्न है वहाँ पे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, उन पे हम बातचीत करते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाकी अंत में मैं आपको कट ऑफ ही यहीं पे आपको लेके आया हूँ और वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और कितनी जा सकती है बहुत सारे विद्यार्थियों की कहने पे या उनका स्कोर के हिसाब से हम कट ऑफ भी बताते हैं। तो चलिए, कुछ एक विद्यार्थी दोस्तों इस प्रश्न को भी बता रहे हैं। ठीक है, ये जो कथन और तर्क वाला प्रश्न है ये तो बहुत आसान तो आसान सा प्रश्न है। मुझे तो लगता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति मुंशी प्रेमचंद हुए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये क्या है, ये सत्य है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए, ये अभिकथन था दोस्तों। ठीक है, और ये कारण बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है कि सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। और मैंने जब सोल्व करवाया था प्रश्न पत्र तो आपको बताया था कि युगांत से जो वो हम छायावाद का घोषणा पत्र भी, मृत्यु के घोषणा पत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, छायावाद का अंत भी इस काव्य संग्रह से माना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है, ये दोनों कथन सही हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि ये दोनों कथन जो सही हैं, परंतु यहाँ पे व्याख्या की बात की जा रही है कि ये व्याख्या कर रही हैं दोस्तों, एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अगर यहाँ पे ये होता कि 1936 में, ठीक है, उसके बाद ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्यधारा का आरंभ होता। ठीक है, अगर कारण में ये बताया जाता तो दोस्तों ये सही व्याख्या होती ऊपर की, यानी कि इसकी जो दोस्तों पहला आपका अभिकथन है, ठीक है, उसकी कारण में सही व्याख्या होती। ठीक है, परंतु यहाँ पे व्याख्या नहीं है, कहाँ से युगांत आ गया यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे जो आपकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका दूसरा विकल्प सही है जो यूजीसी ने भी सही माना है और ये सत्य है दोस्तों। ए और दोनों सत्य हैं। ठीक है, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा ही सही। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें भी यहाँ पे जो एक विद्यार्थी का प्रश्न था और उन्होंने मुझे कमेंट में बताया था ये प्रश्न कि वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन थी, तो उसका भी हल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों, इसका विकल्प जो अंतिम सही है, इनके चौथा विकल्प सही है दोस्तों। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में, वो तो गलत था दोस्तों, 1855 में होता। ठीक है, तो अगला देखिए दोस्तों, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की। तो ये सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, तो ये गलत था क्योंकि इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, दांत, भौं, आप, बात, धोखा, दृष्टवत, बेगार, होली जैसी जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे, ये भी सत्य है। ठीक है, अगला देखिए, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभात, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, तो दोस्तों ये सत्य है। यहाँ पे विद्यार्थी कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, भारत दुर्दशा। दोस्तों सबको पता है कि भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, उनका ये नाटक था, परंतु प्रताप नारायण मिश्र का कहाँ से आ गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि
प्रताप नारायण मिश्र का उनका भी एक नाटक है भारत दुर्दशा, ठीक है, उनका भी नाटक था और भारतेंदु से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने इस तरह का भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ये सत्य है दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न को आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही प्रश्न सत्य है, ठीक है। जहाँ पे कंफ्यूजन है आपको मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे चैलेंजिंग होगा जो मैं उसको आपको बता दूंगा कि कौन सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, जो आपके कमेंट आ रहे थे, जो आपके परेशानियां थी उसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, यहाँ पे किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों एक प्रश्न ये भी है, पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। दोस्तों यहाँ पे भी विद्यार्थी कंफ्यूज थे, कई विद्यार्थी रामायण और महाभारत को बता रहे हैं दोस्तों, और वो टिक करके आए थे रामायण और महाभारत को, ठीक है। तो उनकी कंफ्यूजन ये है कि रामायण और महाभारत हो सकती है, परंतु इसका सही विकल्प जो वो गीता रामायण है दोस्तों, ठीक है, क्या है, गीता और रामायण है, और यूजीसी ने यही माना है और ये सत्य विकल्प है दोस्तों। इसका प्रमाण मैं आपको अगर दूं अभी, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट में वीडियो को फिर 1 मिनट रोक रहा हूँ, ठीक है, और आपको प्रमाण। तो ये देखिए दोस्तों, पिता कहानी ज्ञानरंजन की, और हम देखते हैं कि कहाँ जैसे रामायण और गीता का वर्णन आया है, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है, पूरी कहानी तो हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जैसे आया है जिक्र रामायण और गीता का, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब वो कन्फ्यूजन उन्होंने महाभारत और गीता कर दिया हुआ है, ठीक है, तो उनके प्रश्न तो कटने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रमाण भी देता हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ जैसे आया हुआ है, ठीक है। कहाँ चला गया ये, ऊपर यहीं जैसे था ये, ठीक है, ये है दोस्तों। इस वाक्य को हम पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे कुछ पता नहीं, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं, लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कितने ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। यंत्रवत नियमवत यानी कि मशीन की तरह, नियमवत यानी कि हर रोज, ठीक है। कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे बताए जा रहे हैं, रामायण और गीता दोस्तों, ठीक है, लंबे 35 वर्षों तक, ठीक है, यहाँ पे 35 वर्ष भी आ गया, ठीक है, अखंड केवल रामायण और गीता, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, तो आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको प्रमाण भी दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने एक और प्रश्न है, और ये मुझे भी कन्फ्यूजन लग रही है इसकी, ठीक है, और विद्वानों ने खुद ही इसका प्रकाशन वर्ष को भी कन्फ्यूज ही कर दिया एक तरह से, ठीक है। कई विद्वान जो 1888 इसका प्रकाशन मान रहे हैं, ठीक है, और कई विद्वान जो दोस्तों 1880 मान रहे हैं, कई 1888 मान रहे हैं, कई 1875 मान रहे हैं, ठीक है, और कईयों ने 1876 माना है दोस्तों, ठीक है। अब यूजीसी ने तो दोस्तों 1876 दे दिया, ठीक है, यूजीसी ने क्या दे दिया, 1876 दे दिया है दोस्तों। ये यहाँ पे संबंध में पूछा गया आपसे, संबंध 1933 यहाँ पे दिया गया है। तो संबंध 1933 से जब आप स्थावन काटेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, संबंध 1933 हो गया, इसमें से आपको स्थावन जब वो कट करनी है, ठीक है। स्थावन जब आप कट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 1876 दोस्तों। क्या आएगा आपका, 1876 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आईडी में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दोस्तों 1818, ठीक है, क्वेश्चन आईडी क्या है, 1818, और इसका जो विकल्प तीसरा है वो सही बताया गया है 1818 का, ठीक है। तो इस नाटक में 5वें अंक का स्थान जो वो किताब खाना है दोस्तों, ये सही है विकल्प, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे दोस्तों, नाटक में सत्यनाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, ये गलत था, ठीक है। उसके बाद था अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, ये संवाद सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया है, ठीक है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस नाटक का प्रकाशन संबंध, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज आ गया था, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, 1933 में होता है, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे डी जो वो सत्य दे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर 1933 संबंध की बात करें तो इस विषय में अगर इसको निकालें हम, तो इसका क्या निकल रहा है, 1876 बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों कई जगह जो है दोस्तों वो 1880 मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों आपको रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे देखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है इसका प्रकाशन वर्ष। अगर आपको पुस्तक में मिल रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर आप इस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है ये आपको देखना होगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस समय पुस्तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैंने किसी अपने मित्र को दी हुई है वो, ठीक है, तो मेरे पास इस समय नहीं है वो उपलब्ध, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है।
तो यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ई दोस्तों निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है, ठीक है। तो ये ई तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये दूसरे अंक में आती है दोस्तों, ठीक है, निर्लज्जता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डी तो मुझे कन्फ्यूजन खुद ही लग रही है। तो प्रकाशन वर्ष से संबंधित ये कन्फ्यूजन है, आप इसको चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, आप चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर इसको चैलेंज करना है आपको। और कोई विद्वान अगर हिंदी का तो उससे पूछ के करिए जिसकी नाटकों में विशेष रुचि हो या जिसने नाटकों में पीएचडी इत्यादि कर रखी हो पहले से, ठीक है। परंतु मुझे जो लगा मैंने बता दिया। चलिए कोई अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। दोस्तों ये तो हो गए आपके यहाँ पे प्रश्न जो आप को कन्फ्यूजन थी, जो आप मुझे कमेंट में बता रहे थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो मुझे कन्फ्यूजन थी, जो मुझे लगता था कि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, तो आप इन प्रश्नों पे हमने बातचीत कर ली है। बाकी प्रश्न मुझे लगता है कि ये जो यूजीसी के हैं ये सही है, ठीक है। बाकी मुझे जितने मैंने देखे हैं, अगर उसके बाद अगर कोई विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन हो, आपको किस तरह की आपकी कोई कन्फ्यूजन हो कि सर इसका हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब पेपर के स्तर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, कि पेपर का स्तर क्या था और कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, ठीक है। पेपर का स्तर और कट ऑफ पे आज हम बातचीत करने वाले हैं अब, ठीक है। पेपर का स्तर और कट ऑफ पे बातचीत करने वाले हैं हम, ठीक है। अब तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर का स्तर था, आप इसको बहुत आसान नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत आसान नहीं कह सकते हैं और बहुत कठिन भी नहीं कह सकते कि जो पेपर था बहुत आसान था और बहुत कठिन था। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे अपने स्कोर भी बताए कि सर हमारा स्कोर इतना रहा है और इस तरह के प्रश्न थे, और मैंने खुद ये प्रश्न पत्र भी देख लिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो आपका हुआ है उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, पूरा विश्लेषण करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक जो वो कट ऑफ बनाने की कोशिश की है कि आपके कितनी परसेंट जो वो प्रश्न सही होने पर, परसेंट भी हो सकते हैं या आप मान के चलिए कि आपको मैं यहाँ पे प्रश्न बता दूंगा कि आपके इतने प्रश्न सही होने पर आपकी जो है वो नेट या जेआरएफ होने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जनरल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल की अगर बात की जाए तो जनरल में, ठीक है, जनरल में अगर आपके 87 या 88 प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है, क्या कहा मैंने, 87 या 88 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए, ठीक है, कि आपका इस बार नेट होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि पेपर का स्तर मैंने कहा आपसे कि बहुत आसान नहीं था, ठीक है। यहाँ पे दिमाग घुमाने वाला पूरी बात थी। अगर जिसने दिमाग घुमाया होगा, ठीक है, दिमाग घुमा के जिसने प्रश्न यहाँ पे किए होंगे, पेपर दिया होगा, उसका तो मान के चलिए कि उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो वो ठीक होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाने वाले प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, और अंदर से प्रश्न बने थे दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों जेआरएफ की, अगर तो जेआरएफ में दोस्तों अगर किसी के यानी कि जनरल में जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके अगर 90 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो मान के चलिए, अगर 90 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों, 90 92 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे थे दोस्तों, आप मान के चलिए कि आपके जेआरएफ होने की पूरी संभावना रहेगी इस बार, ठीक है। आपको क्या कहा मैंने कि जेआरएफ होने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर का स्तर मैंने देख लिया दोस्तों कि किस तरह का प्रश्न पत्र आपका आया हुआ था, ठीक है, उस स्तर के हिसाब से हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पे कमेंट भी आए थे, उसके आधार पर यहाँ पे मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर किसी विद्यार्थी की दोस्तों 85, ठीक है, 85 86 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो नेट मान के चलिए कि उसका नेट होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और दूसरी बात, यहाँ पे 88 प्लस प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस वालों, ठीक है, तो उनके जेआरएफ होने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जा रही है। और जो प्रश्न पत्र थे, ठीक है, आपका प्रश्न पत्र का स्तर देख के और विद्यार्थियों के जो उनके कमेंट आए थे उनके द्वारा बताए गए अपने रिस्पॉन्स के आधार पर ये बातचीत हो रही है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में क्या हो सकता है इसकी हम बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। अगर किसी के ओबीसी में 82 या 83, ठीक है, मैंने कह दिया आपको कि 82 या 83 प्रश्न सही हो रहे हैं तो नेट होने की पूरी संभावना है ओबीसी में दोस्तों, ठीक है, ओबीसी में नेट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जेआरएफ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जेआरएफ की बात की जाए तो 86 प्लस अगर किसी भी प्रश्न सही हो रहे हैं ओबीसी में, 86 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जेआरएफ होने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों अगर रिजल्ट की बात की जाए, जब यूजीसी ने ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था,
ठीक है, दिसंबर 2023 के पेपर का, तो उन्होंने कह दिया था कि 10 जनवरी को वो आपका क्या करेंगे, रिजल्ट भी निकाल देंगे, परंतु आंसर की थोड़ी सी लेट आई है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए। ठीक है, और एक बात और मैं कह दूं दोस्तों, ठीक है, एक बात मैं अगर आपको और कहूं तो जून 2024 के लिए दोस्तों मैं तैयारियां करवाने वाला हूं अपने इस चैनल पे, फ्री में तैयारियां आपको करवाई जाएंगी दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक है, हिंदी से संबंधित जितनी भी आपको जो भी परीक्षाएं हिंदी से संबंधित होती हैं उस सब की तैयारियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है। ठीक है, पूरी तरह से सेटअप तैयार है। ठीक है, अगर मेरे बारे में आपको जानना हो तो आप अबाउट में जाके चैनल के मेरे बारे में जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और तैयारियां मैं आपको पूरी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या था दोस्तों, फिर उसके बाद अगला हम देखेंगे दोस्तों एससी की बात की जाए तो। ठीक है, एससी में अगर बात की जाए दोस्तों, ये तरह का प्रश्न पत्र था, इसके आधार पर एससी में अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो एससी में अगर जिनके 75 प्रश्न, ठीक है, 75 या 76 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं दोस्तों, नेट मान के चलिए कि उनका नेट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेट होने की उनकी संभावना है। उसके बाद जेआरएफ की अगर बात की जाए तो जेआरएफ यहाँ पे आप मान के चलिए 81-82 प्लस। ठीक है, 81-82 प्लस अगर किसी के प्रश्न सही हो रहे हैं तो जेआरएफ में होने की पूरी संभावना है दोस्तों इस बार। ठीक है, 80 पे भी हो सकता है, 80 प्लस जिसके प्रश्न है वो मान के चलिए कि 80 में उनका जेआरएफ होने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगर एसटी की बात कर लेते हैं हम अब, ठीक है, एसटी की बात कर लेते हैं, एससी एसटी का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क रहता है, बाकी तो ज़्यादा फर्क नहीं रहता है दोस्तों। अगर 72, 73, 74 तक अगर आपके सही हो रही हैं दोस्तों प्रश्न, ठीक है, 72, 73, 74 तक, तो मान के चलिए कि आपका नेट होने की पूरी संभावना रहेगी इधर। ठीक है, यहाँ पे आपकी नेट होने की संभावना रहेगी 72 से 73%। दोस्तों इस बार एक बात और बता दूं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। जिन भी विद्यार्थियों के जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं वही होंगे, आपके वही परसेंटेज में गिने जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, ना कि परसेंटाइल में। ठीक है, अब जेआरएफ की मैं बात कर लेता हूँ कि जेआरएफ कितने पे हो सकता है दोस्तों। 78 प्रश्न अगर 78 प्लस प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो जेआरएफ होने की पूरी संभावना है आपकी एसटी वालों। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी आपकी कट ऑफ से संबंधित बातचीत, और दूसरी आपकी दोस्तों की चैलेंज कौन से प्रश्न आप कर सकते हो उससे संबंधित बातचीत। ठीक है, अगर कोई भी आपका प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।